मैं नूतन गुप्ता। आज की इतिहास की कक्षा में हम लोग यूरोप के इतिहास का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम लोग जुलाई क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इसे 1830 ईस्वी की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। छात्रों, 1830 ईस्वी की क्रांति फ्रांस में हुई थी और यह क्रांति कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और हमारे विश्वविद्यालय अर्थात छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के बीए पार्ट 2 के ऑनर्स 4th पेपर में, हिस्ट्री ऑनर्स 4th पेपर में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। उस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया था। यह नारा न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे विश्व में बहुत लोकप्रिय हुआ था। इससे फ्रांस की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई थी और हम लोगों ने यह देखा कि वहाँ के समाज में एक प्रकार से समानता और स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना पनपने लगी थी, जो कि एक बौद्धिक प्रगति के रूप में हम देखते हैं इसको। फ्रांस में अर्थात फ्रांस के समाज में ये 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से एक बौद्धिक जागृति आई थी। किंतु जब वहाँ पे चार्ल्स 10 फ्रांस का शासक बनता है तो वह घोर प्रतिक्रियावादी शासक होता है और वह किसी भी तरह के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण से वहाँ की जनता इसका विरोध करती है और परिणाम स्वरूप फ्रांस में क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होती है, जो कि 1830 ईस्वी में 27 जुलाई 1830 ईस्वी को क्रांति का रूप धारण करती है। तो छात्रों, इस क्रांति की और क्या विशेषता थी और यह क्रांति क्यों हुई थी, आइए अब हम लोग यह जानें। 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु हो गई। जब लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है 1824 ईस्वी में, तब उसके बाद उसका भाई, जो कि आर्तुला का काउंट चार्ल्स 10 के नाम से फ्रांस की गद्दी पे बैठता है। जैसा कि अभी अभी हमने कहा कि ये चार्ल्स 10 घोर प्रतिक्रियावादी शासक हो रहता है। यह राजा के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करता है। यह किसी भी तरह के वैधानिक शासन को स्वीकार नहीं करता। इसका कहना होता है कि फ्रांस का वैधानिक शासक बनने से अच्छा है कि मैं जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटूं। जब इसकी ऐसी सोच रहती है चार्ल्स 10 की, तो जाहिर सी बात है कि वह समाज के बौद्धिक वर्ग को स्वीकार नहीं करता है और अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने में रहता है, जिसकी वजह से फ्रांस में एक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होती है, जो कि जुलाई क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बनता है। इसका दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि चार्ल्स 10 की प्रतिक्रियावादी नीति। यह घोर प्रतिक्रियावादी स्वभाव का था। जैसा कि हमने अभी देखा कि यह राजा के दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था, अर्थात डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग। जबकि 1789 ईस्वी की क्रांति में ही यह स्पष्ट हो गया कि राजा कोई देवता का अवतार नहीं है, बल्कि समाज के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। इस कारण से भी फ्रांस की जनता में क्रांतिकार की भावना जगी और वह भावना धीरे धीरे बलवती होने लगी, जो कि जुलाई क्रांति के रूप में परिवर्तित हुआ। इसके आगे हम देखते हैं कि चर्च की सत्ता का समर्थन। ये जो चार्ल्स 10 शासक बना,
तो वह चर्च की सत्ता का घोर समर्थक था। जबकि इससे पूर्व हमने देखा कि फ्रांस में जो व्यवस्था की गई थी उसमें चर्च को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था, अर्थात चर्च को राज्य के अंतर्गत रखा गया था, उसके अंदर रखा गया था और उसके पावर को कम कर दिया गया था। किंतु जब यह शासक बना तो इसने चर्च की सत्ता को स्थापित करने के लिए कई परिवर्तन किए, जैसे कि इसने चर्च में मतलब शिक्षा देने का अधिकार चर्च के पादरी को दे दिया। साथ ही साथ फ्रांस विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष भी कैथोलिक पादरी को बना दिया गया। कैथोलिक धर्म का विरोध करने वाले अध्यापकों को बहिष्कृत किया जाने लगा। अपने उत्तराधिकारी के शिक्षा हेतु भी उसने एक कैथोलिक पादरी को रखा ताकि फ्रांस के आने वाले उत्तराधिकारी कैथोलिक विचारधारा के बन सके। इसके साथ साथ उसने चर्च का विरोध करने वाले के प्रति कठोर रवैया अपनाता था। ये सब उसकी जो नीतियाँ थी, इसको देखते हुए एक विचारक वेलिंगटन ने लिखा है कि चार्ल्स ऐसा शासन स्थापित करना चाहता था जो पादरी के लिए, पादरी के द्वारा और पादरी का हो, अर्थात पादरी के लिए पादरी के द्वारा स्थापित शासन संचालित करना चाहता था, जो कि आम जनता को रास नहीं आई और क्रांति के लिए वे प्रेरित हुए। इसका अगला कारण हम 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों का अवहेलना के रूप में देख सकते हैं। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में जो नारा दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, इसका ये विरोधी था चार्ल्स दसम। यह जब क्रांति हो रही थी तब भी चार्ल्स दसम मेरी एंटोनियन के साथ षड्यंत्र करके क्रांति को दबाना चाहता था, किंतु सफल नहीं हो पाया और इस कारण से उसे विदेश भागना पड़ा। अपने प्रवासी जीवन में भी वह फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को दबाने की भरपूर कोशिश किया और जब वह शासक बना फ्रांस का, तब तो पूरी तरह से स्वतंत्र था और अपनी प्रतिक्रियावादी नीति जाहिर करने लगा और फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों और मान्यताओं की अवहेलना करने लगा। यद्यपि उसने शासन अर्थात राज्यारोहण के समय यह स्वीकार किया था कि लुई 18वें के द्वारा स्थापित सारे नियमों का पालन करेगा, किंतु बहुत जल्द ही उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियां सामने आने लगी, जिससे जनता विद्रोही होने लगी। आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय धन का अपव्यय। छात्रों, इसका अगला कारण राष्ट्रीय धन का अपव्यय है। जब चार्ल्स दसम शासक बना तो उसने कोशिश किया कि उन कुलीनों और पादरियों को अधिक से अधिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाया जाए, जिनका कि धन को जब्त कर लिया गया था 1789 ईस्वी की क्रांति में। किंतु नियमानुसार उन पादरियों और कुलीनों को छीने गए धन वापस नहीं किया जा सकता था। अब इस स्थिति में चार्ल्स दसम ने मुआवजा देने की घोषणा किया, अर्थात जिन पादरी कुलीनों के 1789 ईस्वी की क्रांति में धन को जब्त कर लिया गया था, उन सबको मुआवजा देने के लिए राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय संपत्ति का उसने सहारा लिया और 2,80,00,000 फ्रैंक, फ्रांस की मुद्रा को फ्रैंक कहते हैं, और 2,80,00,000 फ्रैंक जो है वो राजकोष से निकाल करके
उन कुलीनों और पादरियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए खर्च कर दिया। इससे जनता में काफ़ी निराशा हुई और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जनता क्रांति के लिए प्रेरित होने लगे। इसका अगला पॉइंट है उदारवादियों के प्रभाव में वृद्धि। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है वो घोर प्रतिक्रियावादी शासक है, तो यह कोशिश करता था कि मतलब उदारवाद को ज़्यादा समर्थन ना मिले। यही कारण है कि जब 1827 ईस्वी में आम चुनाव हुआ तो उस आम चुनाव में उन्होंने अर्थात चार्ल्स दसम और उसके लोग मतदाताओं को काफ़ी दबाव बनाया कि वो उसी को समर्थन दें, किंतु इसका प्रभाव जनता पे नहीं पड़ा, बहुत कम पड़ा। जनता उसके दबाव में नहीं आई और जनता ने 125 सीट मात्र राजसत्तावादियों को दिया, जबकि उसके एवज में 428 सीटें उदारवादियों को प्राप्त हुई। जब ऐसा रिजल्ट आया तो ये जो चार्ल्स दसम है उन्होंने उस चुनाव को ही रद्द कर दिया और फिर से चुनाव कराया गया। सौभाग्य से पुनः उदारवादियों को ही अधिक सीटें मिली और वही बहुमत में आए, जिसके कारण से चार्ल्स कुछ नहीं कर पाया। हाँ, यहाँ ये जरूर हुआ कि चार्ल्स की जो मंशा थी उससे लोग वाकिफ हो गए और इससे जनता में एक रोष उत्पन्न हुआ। ये सारे इसके मूलभूत कारण थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि चार्ल्स जो है वह उदारवादियों को कुलीनों के समर्थन में ऐसी नीति बनाया था कि वो जो रेट ब्याज दर है उसमें कमी कर दिया था, 5% को घटाकर 3% कर दिया था, जिससे मध्यम वर्ग जो है रुष्ट हो गए थे और वो भी उसका समर्थन नहीं कर रहे थे। अब इसके हम ये सारे मूलभूत कारण थे। अब छात्रों हम इसके तात्कालिक कारण पे आते हैं और इसका तात्कालिक कारण है कि चार्ल्स दसम के द्वारा जारी अध्यादेश। इन्होंने अध्यादेश जारी किया था जिसमें कि 4 मुख्य प्रावधान किए गए थे। एक था नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा की अवधि को समय से पूर्व भंग कर देने का। दूसरा, इसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तीसरा इसका अध्यादेश है कि सभा की कार्यावधि को 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके जो इन्होंने चार्ल्स दसम ने जो अध्यादेश जारी किए थे, इससे जनता में घोर निराशा आने लगी और जनता पूरी तरह से व्याकुल हो गई, बौखला गई। परिणाम स्वरूप 27 जुलाई 1830 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत हो गई। यद्यपि यह क्रांति फ्रांस में प्रारंभ हुई, किंतु इसका प्रभाव काफ़ी व्यापक पड़ा। एक तरह से यह राजसत्ता पे अर्थात प्रतिक्रियावाद पे उदारवाद का विजय था। इसके परिणाम सारे यूरोप के राष्ट्रों को प्रभावित किया, जिसकी चर्चा हम अगले कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।